अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्ट 2 सेंचुरीज में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है और इसका ग्रोथ रेट है 2% पर ईयर अप्रोक्सीमेटली, और ये हर 35 ईयर्स के बाद डबल हो जाती है। ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन 6 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि 30 ईयर्स में 8 बिलियन तक चली जाएगी। ये सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है जिसका मेजर इम्पैक्ट है बायोस्फीयर पे, बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ग्रोथ के साथ साथ डिमांड्स भी इंक्रीज होती हैं। और इन्हीं ह्यूमन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जहां एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस हुई है, वहां डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज भी पैदा हुए हैं, like exploitation of limited natural resources, urbanization, contamination of environment, increased desertification, increased soil eruption, irregular rainfall, more floods, etc. नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स की इंक्रीज कंजम्पशन की वजह से हार्मफुल गैसेज और डिफरेंट केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डेप्लेशन जैसे इश्यूज रेज हो रहे हैं। तो आज हम एक मेजर ग्लोबल इशू डिस्कस करेंगे जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मीन? तो पहले हमें इसके मतलब से स्टार्ट करना होगा। वार्मिंग का मतलब है गर्म हो जाना और ग्लोबल का मतलब है ग्लोब। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब पूरी दुनिया का गर्म हो जाना, यानी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ होल ग्लोब और यूनिवर्स इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is the major atmospheric issue all over the world, and it's like to be the greatest threat of the 21st century. Global warming पूरी दुनिया का बहुत मेजर इशू है। In other words, we can say global warming is a global issue. इसे हम ग्लोबल इशू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी एक कंट्री का तो इशू है नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इशू है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the overall temperature of the earth's atmosphere is called global warming. जो अर्थ का टेम्परेचर है, ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का, जो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Causes of global warming. As we know, Earth is the third planet from Sun, और ये वाहिद प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जबकि सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स या तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म, जिसकी वजह से वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्या वजह है जो अर्थ को बाकी प्लैनेट से डिफरेंट बनाती है, या वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ फेवरेबल प्लेस है रहने के लिए? ये इसका एटमॉस्फेयर है, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच मेक्स इट फेवरेबल प्लेस टू लिव ऑन, जो कि थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को हर तरफ से कवर कर रही है। ये एयर बहुत सी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश और धूप से बचाती है, वैसे ही ये लेयर ऑफ एयर ज़मीन को सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। पर ये स्टेबल टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग which are greenhouse effect, fossil fuels, deforestation, intensive farming, waste disposal, mining and overconsumption। ये सब causes हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। Greenhouse. So what does greenhouse mean? A glass building in which plants that need protection from cold weather are grown is called greenhouse. ग्रीन हाउस में हम कौन से प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है कोल्ड वेदर से? ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास बिल्डिंग होती है, इसको हॉट हाउस भी बोलते हैं, और इसमें वो प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ग्रीन हाउस लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट रेज सूरज से ग्रीन हाउस में एंटर होती हैं, जहां प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन हाउस की वजह से
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टोबैको प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर पॉसिबल होती है। Greenhouse effect. So what is greenhouse effect? Exchange of incoming and outgoing radiations that warms the earth is called greenhouse effect. जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशंस का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ वार्म होती है और इसको इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस ज़मीन की तरफ आती हैं जो कि ज़मीन लाइट और हीट एनर्जी के तौर पर रिसीव करती है और इसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। इन रेडिएशंस में विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। इन रेज को अर्थ सरफेस पर आने के लिए पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर की भी 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जब सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर पर पड़ती हैं तब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि स्ट्राटोस्फेयर में होती है और इसे अर्थ सरफेस पर आने से ब्लॉक करती है। इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से गुजरती हैं और अर्थ सरफेस पर आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ने अर्थ सरफेस को इन्वेलप की तरह कवर किया हुआ है। इंफ्रारेड रेज आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और जब ये रेज ज़मीन से टकराती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं और अर्थ लॉन्ग वेवलेंथ रेज को इमिट करना शुरू कर देती है। ये रेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस नहीं कर सकती और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन थी वो इनफ थी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर वार्म करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है सन से और उसकी वजह से क्या होता है, इवेंचुअली अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाता है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का की कंसंट्रेशन नॉर्मल है वहाँ पे हीट की एब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल होगी, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन के एक्सचेंज को जो अर्थ को वार्म करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और जो गैसेस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास बिल्डिंग होती है जिसमें वो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जिन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अब अर्थ प्लैनेट को कंसीडर करें और एटमॉस्फेयर ग्लास की तरह एक्ट करता है और हीट को ट्रैप करता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे प्लैनेट को वार्म रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये इफेक्ट ना हो, एब्सेंट हो तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ग्रीन हाउस प्लांट्स एक्सेस हीट रिसीव करेंगे तो वो क्या होगा, वो बर्न भी हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अर्थ प्लैनेट को कंसीडर करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और स्टिल इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रही है और दिस एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि हमें पता है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन, कोल और क्रूड ऑयल की बर्निंग से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। मीथेन
नेचुरल गैस सिस्टम, लैंडफिल्स और एग्रीकल्चरल प्रोसेस की वजह से रिलीज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रोसेस और कार्स से रिलीज होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और मैग्नीशियम की प्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। अब क्या है जी, परफ्लोरोकार्बन एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में रिलीज होती है, जबकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से रिलीज होती है। सेकेंड कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स के मैसिव यूज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि बर्निंग कोल, ऑयल और गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और एटमॉस्फेयर में। और इस आपको पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाए, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, हीट की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली उसकी वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। Another factor of global warming is deforestation. Exploitation of forest has a major role in climate change. Exploitation of forest की वजह से climate क्यों change होता है? जैसा कि हमें पता है कि trees कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो ये पॉजिटिव फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में लेवल इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होगी। इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग एक और कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड इमिट होती है और शीप और कैटल लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की एक और रीज़न वेस्ट डिस्पोजल है। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड की वजह से भी ग्रीन हाउस और टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। माइनिंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेटल्स और मिनरल्स वो रॉ मटेरियल हैं जो गुड्स की कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। From extraction to delivery of products, this market accounts for 5% of all greenhouse gas emission, which ultimately increase the temperature of the earth. Overconsumption. Finally, overconsumption भी major role play करता है climate change में. Overexploitation of natural resources and emission from international freight transport both contribute to the global warming. Effects of global warming. Global warming के कौन कौन से effects हैं? It affects on weather and climate, on ocean, on range of species distribution and on food production. ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, स्नो और आइस जो माउंटेन्स के ऊपर हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ पे आएगा, समुंदर में, और इससे क्या इफेक्ट होगा, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अगर सी लेवल इंक्रीज कर गया है और पूरे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर वार्म है तो उसकी वजह से समुंदर का पानी भी गर्म हो जाएगा। अब गर्म पानी में जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होती है। जब ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होगी तो इक्वेटिक प्लांट्स का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी और जो इक्वेटिक एनिमल्स इक्वेटिक प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं उसकी वजह से क्या होगा, उनकी लाइफ भी स्पॉइल होगी। इसी तरह फैक्ट्रीज वगैरह से जो स्टीम और जो गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और कुछ जगहों के तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उन्हें वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। और इसी तरह जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेन और स्नो का भी पैटर्न चेंज हो जाएगा। So these are basically facts of global warming effects. Thanks for being here today. Allah Hafiz.